नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आप सबको एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताऊंगा जिसमें पुलिस ने गुनहगार को गिरफ्तार तो किया, कत्ल का खुलासा भी हो गया, मोटिव भी पता चल गई। लेकिन इसके बाद जब आलाए कत्ल यानी हथियार के बरामदगी की बात आई तब पुलिस सबसे ज़्यादा हैरान हुई। पुलिस ने ऐसा केस इससे पहले नहीं देखा था। तो हथियार के मामले में ऐसा क्या अनोखा है जिसके चलते पुलिस इस केस में हैरान हो गई और पुलिस ने इससे पहले ऐसा केस नहीं देखा था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो जब आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले का है। बहराइच ज़िले में एक गांव है जिसका नाम है जगन्नाथपुर। बेसिकली बहराइच के नानपारा इलाके में ये गांव पड़ता है, जगन्नाथपुर। और इसी जगन्नाथपुर गांव से एक नहर बहती है। नहर के आसपास का इलाका आमतौर पर काफ़ी सुनसान सा होता है, सुनसान इलाका है। और इसी सुनसान इलाके में 7 मार्च की सुबह लोगों की नज़र एक डेड बॉडी पर पड़ी। ये एक महिला की लाश थी, लेकिन बहुत ही दुखद और बहुत ही विभत्स बात ये थी कि महिला के दोनों हाथ कटे हुए थे और उस लाश का सिर भी गायब था। यानी ये एक सिर कटी महिला की लाश थी। तो जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन शुरू की गई। महिला की जो लाश थी उसको उलट पलट करके पुलिस ने देखा, चेक किया, लेकिन उस पूरी बॉडी में कोई भी ऐसी बिलोंगिंग, कोई ऐसा कार्ड, कोई ऐसा नाम, मोबाइल फ़ोन, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे उस मरने वाली महिला की पहचान पता हो पाती। अब चेहरा तो था नहीं कि पुलिस चेहरे की तस्वीर खींचकर लोगों को भेजती और कहती कि इस महिला को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कीजिए। तो पुलिस भी उलझ कर रह गई। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की छानबीन आगे कैसे करें, कैसे इस मामले की जांच को आगे बढ़ाएं। तो ये जो जगन्नाथपुर गांव जहां पर पड़ता है, उस इलाके की जो लोकल पुलिस है वो तो मौके पर पहुंची ही थी, लेकिन चूंकि एक कत्ल का मामला था और संगीन मामला था जिसमें सर जो है वो गायब था, ऐसा भी नहीं कि कोई सिर कटा हुआ था और कहीं और आसपास के इलाके से कोई रिकवर हो गया, ऐसी भी बात नहीं थी। तो कातिल सिर काट कर अपने साथ ले गया था। तो अपने आप में बहुत अजीब और बहुत ही बर्बर किस्म का कत्ल था। तो इसीलिए ज़िले के जो आला अधिकारी हैं, एसपी और डीएसपी, इन लोगों को भी इस मामले में जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ा और तफ्तीश को मॉनिटर सारे सीनियर ऑफिसर्स करने लगे। ज़िले में जितने भी पुलिस थाने हैं उन पुलिस थानों में इस बॉडी के बारे में जानकारी दी गई और ये पता करने की कोशिश की गई कि क्या कोई महिला आजकल में अपने घर से गायब हुई है क्या, और ऐसा तो नहीं कि ये बॉडी कहीं उसी महिला की हो। तो जब पूरे ज़िले की पुलिस लगी तो उसका पुलिस को फ़ायदा भी मिला। शाम होते होते पुलिस को एक बुज़ुर्ग महिला मिली, जिस बुज़ुर्ग महिला ने ये क्लेम किया कि उसकी बहू जो है वो घर से गायब है और कहाँ गई है ये नहीं पता है। तो पुलिस को जब पता चला कि बहू घर से गायब है, बुजुर्ग महिला क्लेम कर रही है, कहाँ गई है नहीं पता चल रहा है, तो पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सिरकटी लाश मिली थी वो इसी के बहू की हो। तो पुलिस ने बताया कि हमें एक सिरकटी लाश मिली है। वो लाश तो खैर मॉर्चरी में रखी है, लेकिन उसकी तस्वीरें हैं। और पुलिस ने उस बुजुर्ग महिला को वो तस्वीरें भी दिखाई और फिर बाद में पुलिस मॉर्चरी भी लेकर गई और उस बुजुर्ग महिला ने उस लाश को देखते ही पहचान लिया। सिर तो अलबत्ता नहीं था, लेकिन उसके जो कपड़े थे और उसके जो शरीर की बनावट थी उसे देखकर महिला ने आइडेंटिफाई कर लिया और कहा कि ये तो उसकी कहा कि ये तो हमारी बहू की लाश है। उसने अपनी बहू का नाम जो है वो साजरून बताया और ये बताया कि साजरून जो है वो मूल रूप से उसका घर बहराइच के बगल में एक और ज़िला पड़ता है श्रावस्ती, वहाँ की वो रहने वाली थी। और उसका जो बेटा है उस बुज़ुर्ग महिला का, वो मुंबई में रहता है और उसके 2 छोटे छोटे नाती पोते भी हैं इस बुज़ुर्ग महिला के, यानी साजरून और उसके पति से 2 बच्चे भी हैं। ये पूरी फैमिली वाली बात थी और बहू घर से गायब हो गई थी और फिर उसकी लाश मिली। सास ने इसकी पहचान कर ली। ये बात यहाँ तक तो क्लियर हो गई, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि बहू की हत्या किसने की, क्योंकि पुलिस ने जब उस बुज़ुर्ग महिला से पूछताछ की तो बुज़ुर्ग महिला ऐसी किसी दुश्मनी के बारे में नहीं बता पाई। आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में कत्ल की क्या वजहें होती हैं? लूटपाट की वजह तो इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि साजरून कोई बहुत पैसे वाली महिला थी नहीं और लूटपाट के मामले में कोई लाश ले जाकर सुनसान नहर के किनारे
वहाँ पर ले जाकर किसी आदमी की हत्या करे, फिर सिर काट के कहीं और फेंक दे, बाहें कहीं और फेंक दे। ऐसा तो लूटपाट के मामले में होता नहीं है, क्योंकि लुटेरों का अल्टीमेट टारगेट होता है जो भी कीमती चीज़ें हों उसे लूटो और भागो। अगर कोई अड़चन पैदा करता है तो उसकी हत्या हो जाती है। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, इन चीज़ों का भी जो है वो कोई कनेक्शन इस मामले में स्टैब्लिश होता हुआ नहीं दिख रहा था, क्योंकि ऐसा कोई बहुत अमीर मामला और रुपए पैसों और ज़मीन जायदाद का झगड़ा, इस तरह की बात भी छानबीन में सामने नहीं आई। अब पुलिस को जो एक आखिरी थ्योरी आमतौर पर इस तरह के मामलों में होती है, पुलिस को उस थ्योरी का पता लगाना था, और वो थ्योरी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिलेशन ओरिएंटेड क्राइम हो। और ख़ासकर जब पुलिस को ये पता चला कि महिला का पति जो है वो मुंबई में रहता है और महिला यहाँ अकेली रहती है, तो पुलिस का शक जो है इस मामले पर थोड़ा गहरा गया, और पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि इस महिला की किसी से जान पहचान हो, कोई अफेयर वाली बात हो जिसकी वजह से ये घटना हुई हो। लेकिन इस मामले की तस्दीक करने की अभी दरकार थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, और जांच करते हुए ही पुलिस को जानकारी मिली कि श्रावस्ती में जहां इस महिला का मायके है, यानी पीहर जिसे कहते हैं, उसके घर के पास एक और नौजवान रहता है जो बाइक मैकेनिक का काम करता है, यानी बाइक सुधारता है, बाइक की मरम्मत करता है, और उसका नाम है आसिफ उर्फ फैज़ान। तो कुछ मुखबिरों ने पुलिस को ये जानकारी दी कि आसिफ उर्फ फैज़ान नाम के उस लड़के के साथ साजरून की शादी के पहले से मेल मिलाप है, मोहब्बत है, और शादी के बाद उसका पति तो चूंकि बाहर रहता है, मुंबई में रहता है, तो साजरून जो है अभी भी आसिफ के टच में है। अब देखिए, मुखबिरों के पास भी कितनी बारीक और गहरी जानकारी होती है, किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में भी उन्हें कितनी खबर होती है, ये भी एक हैरान करने वाली बात है। लेकिन चलिए, मुखबिर ने पुलिस को बताया तो पुलिस को मदद मिली, और अब पुलिस का शक जो है इस आसिफ उर्फ फैज़ान पर गहरा गया। पुलिस ने उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश की तो पता चला कि वो घर से गायब है। ये दूसरी बात थी जिससे पुलिस का शक तकरीबन यकीन में तब्दील हो गया कि इस घटना के पीछे आसिफ का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को और तस्दीक करने का फैसला किया। अब पुलिस ने जिस जगह पर ये डेड बॉडी मिली थी, उस जगह के आसपास में जो भी मोबाइल टावर हैं, उन मोबाइल टावरों के मोबाइल फ़ोन की जो कनेक्टिविटी थी उसका डंप डेटा कलेक्ट किया। यानी ये घटना 6 और 7 तारीख के बीच, या तो 6 तारीख को या 7 तारीख की मिडनाइट को ये घटना हुई होगी। तो पुलिस ने उस इलाके का डंप डेटा कलेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या आसिफ नाम के उस लड़के का मोबाइल भी क्या उसी नहर वाली जगह के आसपास एक्टिव था क्या। और साथ ही पुलिस ये भी जानना चाहती थी कि क्या साजरून का मोबाइल भी उस एरिया में आसिफ के साथ एक्टिव था क्या। तो पुलिस ने जब डंप डेटा निकाला तो पुलिस की ये जो सोच है वो बिल्कुल सही निकली, पुलिस का शक सही निकला, और पुलिस ने देखा कि दोनों का मोबाइल फ़ोन एक साथ न सिर्फ अलग अलग टावर्स से होते हुए ट्रैवल कर रहा था, बल्कि नहर के किनारे उसी जगन्नाथपुर गांव में दोनों के मोबाइल फ़ोन की टावर की लोकेशन मिली। ये पुलिस के लिए न सिर्फ एक क्लू बल्कि एक कंक्रीट एविडेंस था। अब पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार करने में पूरी ताकत झोंक दी। पता चला वो घर से गायब है, लेकिन फिर से मुखबिरों ने पुलिस की मदद की और पुलिस ने आखिर उसको मथुरा पुल नाम के एक जगह से धर दबोचा गिरफ्तार कर लिया। ध्यान दीजिएगा, अभी भी साजरून के सिर का कोई अता पता नहीं था और उसकी बाहों का कोई अता पता नहीं था। लाश जो है वो सिर कटी बिना बाहों वाली पुलिस के हिफाजत में सरकारी अस्पताल में पड़ी हुई थी। अब आसिफ गिरफ्तार कर लिया गया। जब आसिफ को गिरफ्तार किया गया तो आसिफ ने शुरू में झूठी सच्ची कहानियां सुनाई और फिर आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि हाँ, उसी ने साजरून की हत्या की है। मोटिव क्या है आसिफ ने यह भी बताया, और मोटिव के तौर पर उसने ये बताया कि चूंकि उसकी मोहब्बत साजरून के साथ जो है उसकी शादी से पहले से चली आ रही थी, और शादी के बाद जब साजरून का पति जो कि वो भी मूल रूप से श्रावस्ती का ही रहने वाला है लेकिन मुंबई में रहकर काम कर रहा था, तो दोनों का अफेयर जो है वो आगे भी बरकरार रहा और ये रिलेशनशिप यूं ही आगे चलती रही। उसके पति के पीठ पीछे साजरून जो है अपने प्रेमी आसिफ से मिला करती थी। मगर दिक्कत ये हो गई कि हाल के दिनों में साजरून आसिफ पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगी थी कि वो उससे शादी कर ले। अब आसिफ को समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे टैकल करे। उसने साजरून को कई बार समझाया कि देखो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं, मेरी ज़िंदगी अलग रास्ते पर चल रही है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन साजरून जो है वो ज़िद पे अड़ गई थी। वो बिल्कुल आमादा थी कि वो आसिफ से ही शादी करेगी। अब उसका उसके अपने पति से कोई मतलब नहीं है, और आसिफ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। बस यहीं पर आसिफ को लगा कि अगर वो साजरून की हत्या कर दे तो
उसको इस रोज़ रोज़ के झिकझिक से मुक्ति मिल जाएगी और फिर उसका पीछा जो है साजनून से छूट जाएगा। वरना साजनून उसके पीछे पड़ी हुई थी, शायद डराती धमकाती भी होगी। तो इस बात से ये बहुत परेशान था और इसी इरादे से उसने 6 मार्च को साजनून को खुद से मिलने के लिए बुलाया। कत्ल वाली बात जाहिर है उसको तो बतानी थी नहीं कि मतलब उसके मन में क्या चल रहा है। तो साजनून आई और साजनून को लेकर ये सुनसान रास्ते पर घूमने के लिए निकल गया। जगन्नाथपुर गांव में उस नहर के किनारे जब ये पहुंचे तो दोनों वहां पर रुके। उन्होंने कहा कि रुक के दो, थोड़ी देर बातचीत करते हैं। और इसी बीच मौका देखकर आसिफ के पास जो हथियार था, उस हथियार से आसिफ ने इस पर ताबड़तोड़ वार किया और उसकी हत्या कर दी। आसिफ के पास एक तेज़ धार हथियार था और उस हथियार से उसने न सिर्फ साजनून की हत्या की बल्कि उसी हथियार से उसका गला भी काटा और उसकी बाहें भी काटी। इसके बाद हत्या करने के बाद जो धड़ है शरीर का हिस्सा, टोर्सो जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उसे तो उसने वहीं पर छोड़ दिया, लेकिन सिर और हाथ वो अलग अलग पैकेट्स में लेकर वहाँ से निकल गया और तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ले जाकर इन चीज़ों को उसने डिस्पोज ऑफ किया। एक जंगल में उसने कटा हुआ सिर फेंका और उसी जंगल में उसने वो जो हथियार उसके पास था उसने वो हथियार भी फेंक दी। पुलिस ने जब आसिफ को गिरफ्तार किया तो आसिफ की निशानदेही पर पुलिस उन जगहों पर पहुंची जहां पर वो हथियार और वो सिर, कटा हुआ सिर उसने फेंका था और बाहें फेंकी थी। पुलिस ने उन चीज़ों को आसिफ के कहने पर बरामद भी किया। आसिफ ने पिन पॉइंट करके दिखाया कि यही वो चीज़ें हैं, रिकवर हो गया। लेकिन इस मामले में जो सबसे अजीब और जो सबसे शॉकिंग बात थी वो थी इस मामले का हथियार। असल में आसिफ ने जो साजनून की हत्या की तो हत्या करने के लिए उसने बाकायदा लंबी तैयारी की और लंबी तैयारी करने के बाद खुद अपने हाथों से एक हथियार बनाया। इस हथियार को आम बोलचाल की भाषा में उधर बहराइच और आसपास के इलाकों में बगोदा कहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली बगोदा नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो आमतौर पर आपने इंग्लिश फिल्मों में या साउथ इंडिया के फिल्मों में आपने उस तरह के हथियार देखे होंगे जिसमें एक लंबा सा हैंडल होता है और उसके दोनों छोर पर दराती जैसे 2 दांत से बने होते हैं या 2 अटैक करने वाला जो पोर्शन होता है वो बना होता है और एक में तो बाकायदा कांटे नुमा वो शार्प एजेस बने हुए थे। ये अजीब किस्म का हथियार जो है आसिफ ने साजनून को मारने के लिए इस्तेमाल किया और बाकायदा उसने खुद इस हथियार को अपने हाथों से बनाया। अब सवाल है ऐसा क्यों? कत्ल तो वो महज किसी चाकू से भी कर सकता था, गोली मार सकता था, अलग से हथियार बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो आसिफ ने इसका भी जवाब दिया। आसिफ का ये कहना था कि चूंकि वो साजनून से बहुत परेशान था और बहुत दिनों से वो ये सोच रहा था कि कैसे इस मामले से मुक्ति पाए, इसी बीच उसने एक साउथ इंडिया की फिल्म देखी, साउथ इंडियन मूवी देखी जिसका नाम है सालार। उस सालार मूवी में आसिफ को एक कैरेक्टर के हाथों में वो हथियार नज़र आया जिस हथियार के दोनों छोर पर शार्प एजेस होते हैं और एक तरफ बिल्कुल कांटेदार एज होता है जो इंसान पर हमला करने से उसे घातक चोट तो आती ही है, उसकी मौत भी हो जाती है। लोहे का बना हुआ हथियार है। तो वो हथियार जब आसिफ ने देखा तो समहाउ वो उस हथियार को देखकर बड़ा मोटिवेटेड हुआ, बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और उसको लगा कि अब मैं अगर साजनून की हत्या करता हूँ तो ऐसे ही हथियार से करूँगा। ये भी देखिए एक मैं कहूँगा कातिल की सनक ही है जो इस तरह की सोच उसकी थी कि अगर मैं हत्या करूँगा तो ऐसे ही हथियार से करूँगा। वो खुद एक बाइक मैकेनिक था तो उसने बाइक के गियर्स के कुछ पार्ट्स निकाले, चेन पॉकेट निकाला और उन चीज़ों से उसने ये अजीब किस्म का हथियार बना लिया जिसका इस्तेमाल करके उसने फिर साजनून की हत्या की, अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसकी निशानदेही पर शरीर के बाकी हिस्से या अंग तो बरामद हुए ही, वो हथियार जो अलग से उसने डिज़ाइन किया था वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिया। इस कहानी को जब आप सुनेंगे और YouTube पर जब आप देखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस हथियार की तस्वीरें भी आपको नज़र आए, आप उस हथियार को देखें और ये सोचें कि इंसान और ख़ासकर कातिल कई बार किस तरह से वियर्ड सोच रखते हैं जो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं और कत्ल करने के लिए कोई इंसान बाकायदा हथियार तैयार करे आज के ज़माने में, ये भी अपने आप में एक अजीब और अनोखी बात है। तो खैर ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका जो भी नज़रिया हो, जो भी सोच हो, आप प्लीज़ हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और
जो कहानी हमने प्रीवियसली आपको सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से पुलिस, मुंबई की पुलिस चोरी के एक मामले को सॉल्व कर रही थी, लेकिन चोरी के मामले को सॉल्व करते करते उसने कत्ल के मामले को सुलझा लिया। आखिर कैसे पुलिस ने चोरी सॉल्व करते हुए कत्ल के मामले को सॉल्व किया, अगर आप वो जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस कहानी को सुन सकते हैं। और आज उस कहानी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, आइए उनमें से कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। आपकी स्टोरी क्लियर समझ में आती है, ज़्यादा एक्टिव रहा करो, ऐसा फैक्टन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है। अर्शप्रीत संधू ने भी कमेंट किया है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, और मैं क्राइम तक 5 साल से देख रहा हूँ, डेली देखता हूँ, और मैं रतिया हरियाणा से हूँ। एनीवे, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद खान ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी कॉम्प्लीमेंट किया है और कहा है कि सिर्फ आपका कहानी सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा उन्होंने ये बात कही है। और इसके अलावा राकेश इसरार फोगाट साहब हैं, इन्होंने कहा है कि आज की स्टोरी अच्छी थी, थैंक यू। और राघवेंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। रेखा भट्ट हैं, उन्होंने कहा है कि पैसे की लालच जो है वो बहुत बुरी बात होती है, किसी इंसान का करियर भी ख़राब हो जाता है। और गुरी अमेरिका एक आईडी है, उन्होंने अपना कमेंट किया और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट भी किया है, थैंक यू वेरी मच। और बाकी शम सर के बारे में भी उन्होंने कई बातें लिखी हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शम सर की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग बहुत संजीदगी से उनको सुनते हैं और बहुत बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं वो, मैं भी उनसे सीखता हूँ। तो आई होप कि मतलब आप भी रेगुलर उनको सुने। बाकी उन्होंने कॉम्प्लीमेंट जो किया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा विश भी किया है, कहा है वाहिगुरु जी आप जी नू तरक्कियाँ बख्शन, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसके अलावा पीके चंद्रा साहब हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, मोनू सौभिक हैं और निखिल रूल्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे कमेंट्स करने के लिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो इसको कट शॉर्ट ही करता हूँ आज, लेकिन मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने किसी नई कहानी, किसी नए वाक़ये के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।